आदाब नाज़रीन, जी सलाम में इस्तकबाल है आपका। आपके साथ मैं हूं शाज़ी निसार। वक्त हो चला है कश्मीर एक्सप्रेस का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान ने मनकोट और मेंढर में की सीज़फायर की खिलाफ वर्जी। 2 हिंदुस्तानी जवान हुए जख्मी। जंग जैसे हालात देखकर इलाके में अलर्ट जारी, खाली कराया इलाका। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सिक्योरिटी फोर्स के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में लश्कर का पाकिस्तानी मिलिटेंट ढेर, एक और मिलिटेंट के छिपे होने का खदशा। पाकिस्तान को दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ। एलओसी पर अपने ही पोस्ट में आईईडी लगा रही है पाकिस्तानी आर्मी। कंक्रीट के बंकर भी बनाए, जराए के हवाले से खबर। अमरनाथ यात्रा के लिए नोटिफाइड बैंकों में रजिस्ट्रेशन शुरू। 28 जून से बालटाल और पहलगाम से शुरू होगा सफर। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर है मुकम्मल जानकारी। और जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में कुदरत का कहर। गुरेज में बर्फीले तूफान से एक की मौत, एक हुआ जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी खबर की। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की, जिसमें हिंदुस्तानी आर्मी के 2 जवान जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए उधमपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो जवान जख्मी हुए हैं उनमें नायब सूबेदार तरसाम सिंह और संदीप राय है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी आर्मी ने हिंदुस्तान की 5 हमर पोस्ट को निशाना बनाकर गोलीबारी की। पाक जवानों की ओर से छोटे और ऑटोमेटिक हथियारों के साथ साथ मोर्टार के गोले भी दागे गए हैं। हिंदुस्तानी आर्मी भी पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आज ही पाकिस्तान ने मेंढर के बालाकोट, मनकोट सेक्टर के अलावा पुंछ के खारी, कारमारा और झाला इलाके में भी गोलीबारी की है। बुध को भी पाकिस्तान ने राजौरी, सुंदरबनी, नौशेरा के भिंबर सेक्टर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की थी। तो इंडियन आर्मी ने भी पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के 2 जवान ढेर करके 3 चौकियों का खात्मा कर दिया था। मरने वालों की पहचान पाकिस्तानी जवान मोहम्मद मनीर चौहान और आमिर हुसैन के तौर पर हुई। पाकिस्तान ने पहली बार माना कि उसके जवान मारे गए हैं। पूरा मेरे पास है दबड़ाज, गांव, सागरा, बल्लोई और गानी बॉर्डर बेल्ट के ये 3-4 जो विलेज हैं मेरी पीएचसी के अंडर पड़ते हैं। और पिछले 2 दिन से तो इतनी ज़्यादा शेलिंग हो रही है कि हमें दिन रात ही यहाँ 24 घंटे यहाँ ही गुजारने पड़ते हैं पीएचसी में। और ड्राइवर भी है मेरा, एम्बुलेंस लेके हर टाइम वो भी रेडी है। बाकी बॉर्डर के जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले, इनके लिए तो इतनी बड़ी परेशानी बन चुकी है कि ये बेचारे ना खाने के लिए ना पीने के लिए, बाहर निकलने से भी मैसूर होकर रह गए हैं ये। तो पाकिस्तान की जानिब से ज़बरदस्त शेलिंग जो है पिछले 48 घंटों से लगातार रुक के चल रही है। और आज सुबह तो इतनी शेलिंग हुई कि पूरा बालाकोट से लेकर बल्लोई तक का जो बॉर्डर बेल्ट था ये गूंज उठा। बहुत ही गोलाबारी हो रहा है, यानी कि कल 2 दिन से चल रहा है। हमारा पेपर था जो मैं किसी भी हालत से यहाँ पर पहुँचा, बहुत डरता पहुँचा यहाँ पर। तो जब मैं यहाँ स्कूल में आया तो यहाँ दरवाजे तो सील थे। फिर मैंने सोचा क्या करूँ, फिर मैं इधर खड़ा हो गया। कुछ भी नहीं, अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है स्कूल की सर। जी सर, ये पाकिस्तान की वजह से ये इधर बहुत नुकसान होता है। लगातार 2 दिन से फायर होता है। यहाँ स्कूल बंद पड़े हैं, ना कोई मोर्चा है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता है। तो नहीं तो हमको को प्लाट दिया जाए, नहीं तो हमको बंकर दिया जाए। ये फायर सुबह से आज 2 दिन लगातार पाकिस्तान कर रहा है फायरिंग। बहुत हमको तंगी है, बहुत परेशानी है। लिहाजा हमको मतलब कोई बंकर दिए जाए, कोई मदद नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब पहले भी मेरा बकरियां मवेशी नुकसान हुआ था, कोई मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। वहीं जम्मू के मेंढर, बालाकोट और मनकोट सेक्टर में गोलाबारी उस वक्त की गई जब लोग होली का त्योहार मनाने की तैयारियों में जुटे थे और पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी कर रहा है। मेंढर इंतजामिया ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। कई इलाकों में ट्रैफिक के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। पाकिस्तानी गोलाबारी के चलते राजौरी जिला इंतजामिया ने पाकिस्तानी फायरिंग रेंज में पढ़ने वाले 72 स्कूलों को 5 दिन के लिए बंद कर दिया है। आज सुबह से ही हमारे पूरे मेंढर सब डिवीज़न में
जो हमारी तीनों तहसीलें हैं, मनकोट, मेंढर और बालाकोट, तीनों में ही जो फॉरवर्ड एरिया है उस वहाँ पे जो है आज सुबह से कंटिन्यूस शेलिंग चल रही है। इसमें हमारे बालाकोट के जो फॉरवर्ड एरिया के गांव हैं, पंजनी, सुहाला, दराती, बालाकोट फॉरवर्ड और संदोट, ये शेलिंग की जद में है। फिर हमारे जो मेंढर तहसील है यहाँ पर गुलद और डराना, इनका जो फॉरवर्ड एरिया है, लंजोर, डेरी, डपसी, उस एरिया में जो है कंटिन्यूस पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर वायलेशन किया जा रहा है और वहाँ पे शेलिंग की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजन वैद। राजन, इस वक्त कैसी सिचुएशन है वहां पर? जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाहट में है और आज राजौरी और पुंछ जिले के तमाम जो सेक्टर है, मनकोट सेक्टर है, बालाकोट सेक्टर है और उसके अलावा नौशहरा सेक्टर में, बिम्बर गली में, हर जगह पे जो है पाकिस्तान ने शेलिंग और फायरिंग की, जिसमें निशाना बनाया गया जो भारतीय चौकियां हैं उनको भी निशाना बनाया गया। उसके साथ साथ जो रिहायशी मकानात हैं उनको भी खासकर निशाना बनाया गया, जिसमें जो हमारे कुछ जवान जो हैं जख्मी हुए हैं, 2 जवान जख्मी हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ ही खासा नुकसान की जिस तरह की खबरें कल से आई हैं, उसके बाद जो मजीद तेजी देखी गई है, दोनों तरफ से जो फायरिंग और मोर्टार शेलिंग की गई है उसमें काफी तेजी आई है कल से। आज पूरा दिन सुबह से ही पाकिस्तान ने जो है मोर्टार फेंके, जिससे कि कई रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है और जो जवान जो हमारे जख्मी हुए हैं उनको कमांड अस्पताल जो है वहाँ शिफ्ट किया गया है। अभी भी हालात जो है वो दहशतजदा बने हुए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार जो है काफी दिनों से इस एरिया में जो है, खासकर जो ये पीर पंचाल का इलाका है, बिम्बर गली का, उसमें निशाना बनाया गया है और इसमें कोशिश यही है पाकिस्तान की घुसपैठ करवाई जाए ज्यादा से ज्यादा। जी राजन, जम्मू के मेढर, बालाकोट और मनकोट सेक्टर में गोलीबारी उस वक्त की गई जब लोग होली के त्योहार मनाने की तैयारियों में जुटे थे, तो ऐसे में इंतजामिया की ओर से, सरकार की ओर से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? मैं आपको बता दूं कि पहले से ही हाई अलर्ट किया हुआ है इन सभी इलाकों में, खासकर सरहदी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इलाके हैं वहाँ सभी स्कूलों को बंद रखा गया है एहतियातन, और उसके अलावा एक अलर्ट भी किया गया है कि सभी जो लोग हैं अपने मकानात के अंदर रहें या पीछे आ जाएं। तो इसमें इसको लेकर जो प्रशासन है वो सचेत है और वो कोशिश उनकी यही है किसी भी तरह का जो नुकसान ना हो। बाकी जो जिस तरह से होली के ऊपर, इस त्योहार के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेलिंग की गई है, ये पहली दफा नहीं है। मैं आपको बता दूं, हर साल हमेशा जब दिवाली है या होली है, कोई भी त्योहार या ईद भी होती है, तो पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया जाता है, जानबूझ के जो है हालात को खराब करने की कोशिश की जाती है। वही आज भी हमें देखने को मिला। जी राजन, हमारी ओर से लगातार मुंहतोड़ जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसकी जो सिचुएशन है वो जस की तस बनी हुई है। ऐसे में सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक प्रेशर भी बना हुआ है, जिस तरह से जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कांग्रेस है, उनके नुमाइंदों ने यही कहा है कि बातचीत जब तक नहीं शुरू होगी तब तक इस तरह का जो हालात हैं वो बने रहेंगे। हमने हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ पैटर्न है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान सुना, जिन्होंने कहा कि इस तरह की जो तस्वीर है वो हमें दिखती रहेगी जब तक कि पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों के जो लीडरान हैं वो बातचीत की पेशकश नहीं रखेंगे सामने। तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि जो यहाँ पे जो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जब तक कि दोनों तरफों से पहल नहीं होती, क्योंकि पहल कौन करेगा देखने वाली बात यही रहेगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने मोर्टार शेलिंग की है तो भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और उनके सैनिक भी कहीं मरे हैं इसमें। तो इससे साफ है कि जिस तरह का तनाव बना हुआ है, ऐसे में फिलहाल तो बातचीत की मुमकिन नहीं लगती, लेकिन आने वाले दिनों में कोई ना कोई रास्ता खासकर जो लीडरान हैं जो दोनों देशों के, उनको खोजना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजन इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।
बढ़ते हैं आगे। वहीं कश्मीर के बांदीपुरा के हाजिन में सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्स ने हाजिन में हुई मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के एक मिलिटेंट को ढेर कर दिया है। ये मिलिटेंट पाकिस्तान का रहने वाला है, जिसके पास से AK-47 राइफल समेत 2 हैंड ग्रेनेड और कुछ कैश मिला है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंट छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके चलते फोर्स ने सुबह 5 बजे इलाके में कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, 13 कौमी राइफल्स और CRPF की जॉइंट टीम शामिल थी। जैसे ही फोर्स ने मोहल्ले में आगे बढ़ना शुरू किया, एक मकान में छिपे मिलिटेंटों ने घेराबंदी तोड़ने के लिए जवानों पर फायर कर दिया। जवानों ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायर किया और इसमें एक मिलिटेंट ढेर हो गया। कल शाम तकरीबन कल रात को 12:05 के आसपास हमको पुलिस से और अपने सोर्स से खबर आया कि 1 या 2 मिलिटेंट शफरुद्दीन मोहल्ले में 2-3 घर में हो सकते हैं, जो कि हाजिन में है। हमने प्लानिंग बनाया कि इसको सेलेक्टिव कैसो करके उस टेररिस्ट को कोशिश करेंगे कि न्यूट्रलाइज करें। 1:30 बजे से 4 बजे तक हमने इसका इनर कॉर्डन और कॉर्डन पार्टी इस्टेब्लिश किया गया। 4-4:15 बजे शकिया हरकत हुआ, जिसको चैलेंज किया गया हमारे कॉर्डन के स्काउट द्वारा, जिस पर फायर आया। तो ये यकीन हो गया कि ये एक मिलिटेंट का फायर है। उसको फायर के द्वारा हमने न्यूट्रलाइज किया और फर्स्ट लाइट में जब हमने देखा तो एक टेररिस्ट, जो कि उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी पुलिस कर रही है, उसके साथ में कुछ वॉर लाइक स्टोर्स जिसमें वेपन, AK-47, मैगजीन, इंडियन करेंसी, मोबाइल और बाकी कुछ नोटबुक जो कि उर्दू में थे, ये सब बरामद हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सैयद तजम्मुल। तजम्मुल, आपके पास क्या कुछ जानकारी है ताजा? देखिए, जो सुबह आज इस मोहल्ले में क्रैकडाउन किया गया था, जिसके बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस, SOG, राष्ट्रीय राइफल्स के जवान जो थे इस इलाके में गुज़िश्ता 1 महीने से तकरीबन लगातार इतला थी कि इलाकों में मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद कई एक ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन बेशतर अवकाश में ऑपरेशन जो थे वो पत्थरबाजी के चलते नाकाम हो गए। लेकिन आज अलग सुबह जब फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को ये इतला मिली कि इलाके सदर महल्ले में मिलिटेंटों के छिपे होने की इतला है, तो फौरी तौर पर आज उस जगह को इंटरसेप्ट किया गया और उस मकान तक पहुंचा जा सका, जिसके बाद 2 तरफा गोलाबारी शुरू हुई और इब्तिदाई हमले में ही एक गैर मुल्की मिलिटेंट के मारे जाने की पुलिस ने तस्दीक करी। उसके बाद इलाके में एक बार फिर जो चैलेंज सबसे बड़ा था कि पत्थरबाजी होगी, उससे कैसे निपटा जा सके, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को वही कॉल ऑफ किया और अगर सोर्सेज का यकीन किया जाए, अंदाजे के मुताबिक चंद एक मिलिटेंट इसके साथ में थे जो भागने में कामयाब हुए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और आर्मी ने कुछ देर तक इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया ताकि मुतअद्दिद इलाकों से, जहां से लगातार खबरें मिल रही थी कि इलाकों में पत्थरबाजों की बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वहां से निकलेंगी या जो मिलिटेंट भाग निकले हैं उनके रास्ते सील कर दिए जाए। लेकिन जाते जाते आखिरी लम्हात में एक AK-47 राइफल, चंद ग्रेनेड, कुछ करेंसी के साथ साथ कुछ अहम चीजों के साथ साथ इस मिलिटेंट की लाश पाई गई, जिसको पुलिस ने अपनी तहवीर में लेकर दर्ज किया और तहकीकात शुरू कर दी। लेकिन ये भी यहाँ पर ये बात बहुत बड़ी अहम है कि साउथ कश्मीर के बाद ऑपरेशन ऑल आउट या कई कैसोस चलाने का सिलसिला अब तक शुमाली कश्मीर से इसी हाजर, सोगल, सोनावाही, संदरगीर और आसपास इलाकों में ही देखा गया और हर गुजरते दिन के बाद दूसरे दिन कैसे शुरू किया जाता है। यानी जिस तरह से फौजी सरबराह ने बयान दिया था कि साउथ कश्मीर के बाद हमारा जो मरकज होगा वो नॉर्थ कश्मीर भी होगा, जहां से मिलिटेंटों के छुपे होने की इतलात मिली हो, वहां पर क्रैकडाउन किए जाएंगे। मुझे लगता है हाजिर, सोमबर, सोनावारी और आसपास के इलाकों, सहापुर और आसपास के इलाकों में ये ऑपरेशन 1-2 महीने से चल रहे हैं और खातिर कामयाबी फौज, पुलिस को मिली, लेकिन उतनी लेवल की नहीं जिस तरह से बारह हमने देखा कि पथराव के चलते कई बार यहाँ पर न सिर्फ दुकानें बंद कर दी गई बल्कि मिलिटेंट को भागने में मदद भी फराहम की गई। जी तजम्मुल, जिस इलाके में ये मिलिटेंट छुपे थे, क्या वो कोई रिहायशी इलाका था? देखिए, ये कदीम रिहायशी इलाका है। यहाँ पे जो लोग हैं वो ज्यादा लोग जो है वो फार्मर्स है यानी जमींदार ही हैं और लोगों के जो मामलात हैं वो ज्यादा
महकमा ज़राअत के साथ ही जुड़े होते हैं। ऑर्चर्ड्स थोड़े से हैं, उसके बाद पानियों का शहर शुरू होता है जहां से जिले बुलर शुरू होता है, और उसके बाद जिला हेडक्वार्टर बानीपोरा शुरू होता है। लेकिन आसपास में खेत खलियान और बेशतर लोग जो है वो मजदूरी वगैरह करते हैं। लिहाजा हमने देखा होगा कि जहां पर भी हमने मिलिटेंट को इंटरसेप्ट होते देखा, जहां पर इनकाउंटर हुए, हमने काफी गरीब घरानों में देखा कि ये गरीब घराने जो हैं ये चलते चलते मलबों के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। किसी भी कॉलोनी में, किसी भी वीआईपी रिहायशी इलाके में, क्योंकि पुलिस और बाकी एजेंसीज का अमल दखल ज्यादा रहता है, वहां पर इतने ज्यादा इनकाउंटर नहीं होते हैं। सदर महला के बारे में आपको मजीद बताऊं कि यहाँ के लोगों की जो कमाई दिन में कमाते हैं, रात को खर्च करते हैं, लेकिन इसी इलाके के आसपास गरीब घरानों से इस तरह से हमने उनके घरों को शोलों के नजर होते देखा, जिस पर वर्कआउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आज का ये जो महला है ये आम लोगों में से ही है, और आसपास के इलाके जो हैं उसके बाद कॉलोनीज वगैरह शुरू होती है। लेकिन इनकाउंटर जहां भी होते हैं हमने देखा कि ये गरीब घरानों में ही मिलिटेंट छुपे होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान की आर्मी को हर वक्त यही खौफ सता रहा है कि कहीं हिंदुस्तानी आर्मी घुसकर उस पर हमला न कर दे। आर्मी के हमले से खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ज़राए दिफा के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक से डरे पाकिस्तान की नई हिकमत अमली का इंकशाफ हुआ है कि अब एलओसी पर बने खुद की पोस्ट पर पाकिस्तानी आर्मी आईईडी बिछा रही है। हिंदुस्तानी आर्मी के एक्शन से पाकिस्तान आर्मी प्लानिंग बदलने को मजबूर हो गई है। पाकिस्तानी आर्मी ने खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर आईईडी बिछाने का नया प्लान तैयार किया है। सरहद पार कर आर्मी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है। इसी वजह से पाकिस्तान डिफेंसिव मोड में आ गया है। जराये के मुताबिक पोस्ट के आसपास आईईडी बिछाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने एक स्पेशल यूनिट तक बनाई है। मिलिटेंटों के लगातार एनकाउंटर और हिंदुस्तानी आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान घबराया हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो हिंदुस्तानी आर्मी पाकिस्तान के हर प्लानिंग से 2 कदम आगे काम कर रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बर्फीली चट्टान खिसकने से 2 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है तो दूसरा शख्स जख्मी हो गया है। मरने वाले की पहचान मलंगम के रहने वाले अजीज बेग के तौर पर हुई है। जख्मी शख्स का नाम हलीम बेग है, जिसे तुलैल के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। एक हफ्ता पहले भी सीमांत जिले के कुपवाड़ा में बर्फीली चट्टान के खिसकने से 3 लोग इसकी चपेट में आ गए थे, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। जी हां, तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बर्फीली चट्टान खिसकने से 2 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है तो दूसरा शख्स जख्मी हो गया है। मरने वाले की पहचान मलंगम के रहने वाले अजीज बेग के तौर पर हुई है। जख्मी शख्स का नाम हलीम बेग है, जिसे तुलैल के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। एक हफ्ता पहले भी सीमांत जिले के कुपवाड़ा में बर्फीली चट्टान के खिसकने से 3 लोग इसकी चपेट में आ गए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, शहजाद भट्ट। शहजाद, ताजा जानकारी आपके पास क्या कुछ है? जी बिल्कुल, ये जो गुटेज का इलाका है। शहजाद, आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 जी, फरमाएं। ये कल शाम का वाकया है। तुलेल इलाके में एक बर्फ के तूदे गिरने की जद में 2 मुकामी नौजवान आ गए, जिनकी शिनाख्त अब्दुल अजीज बेग और हलीम बेग की बताई हुई, जिनको फौरी तौर रेस्क्यू किया गया और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुरेज लाया गया। यहाँ पर अब्दुल अजीज बेग की मौत वाक़या हो गई। जी, अभी ताजा जानकारी आपके पास क्या कुछ है? जो शख्स जख्मी था उसकी हालत कैसी है? जी, अभी उसकी इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और अभी रेस्क्यू वहाँ पे टीम चली गई और लोगों को बताया गया है कि जो कि ये बर्फ गिरने जहाँ पे आती है वहाँ के एरियाज में न जाए और एहतियाती बरती। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं की पाक अमरनाथ यात्रा के लिए आज से सभी नोटिफाइड बैंकों की ब्रांच में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 2 महीने तक चलने वाली अमरनाथ तीर्थ यात्रा 28 जून को बालटाल और पहलगाम मार्ग से शुरू होगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कहा है कि यात्रा के लिए पंजीकरण पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक की मुल्क भर में 440 ब्रांचों के जरिए किए जाएंगे। सफर के लिए 13 साल से कम और 75 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों, हामला खवातीन और बीमार लोगों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा के दौरान मुसाफिरों की सेहत से मुतालिक सलाह भी जारी की है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि सफर के दौरान उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है। सफर की मुकम्मल जानकारी अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सदर NN वोहरा सफर के लिए किए गए इंतजामों का जायजा ले चुके हैं। वहीं जम्मू वेस्ट के MLA सत शर्मा ने अपने हलके के शक्ति नगर का दौरा किया। वार्ड नंबर 33 की खस्ताहाल गली नंबर 10 का जायजा लिया। मकामी लोगों ने बताया कि गली टूटी होने की वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है। बारिश होने पर गली में पानी भर जाता है। मकामी लोगों की परेशानी को समझते हुए MLA सत शर्मा ने अपने फंड से 8.5 लाख रुपए मुहैया कराए हैं। अब जल्द ही गली बनकर तैयार हो जाएगी। इस मौके पर सत शर्मा ने कहा कि लोग अपनी परेशानी सामने लाएंगे और कहेंगे तो उन्हें हल जरूर किया जाएगा। ये एक समांतर गली है, यहाँ पर पानी जमा हो जाता था, जिसके कारण यहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती थी। यहाँ की बहुत सी बहनों ने और भाइयों ने मेरे पास एक अप्रोच किया था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी। उसी को लेकर आज मैंने वार्ड नंबर 33 में गली नंबर 10 8.5 लाख रुपए की पेवर स्टाइल की जो है वो शुरुआत की है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी PDP गठबंधन सरकार जो है जम्मू में कश्मीर में डेवलपमेंट को लेकर जो है वो चिंतित है। तो वहीं आसिफा रेप और मर्डर केस में उम्मत इस्लामिया के चेयरमैन काजी यासिर ने इंतजामिया पर दोहरा रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया है और कहा कि मुल्क की हर लड़की की इज्जत और अस्मत की हिफाजत होनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी समाज के साथ साथ इंतजामिया की भी है। साथ ही उन्होंने जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ की रिहाई का मुद्दा भी उठाया और उसे बेगुनाह बताया। हम सब के लिए एक अलमिया था, लेकिन मेरी समझ में ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं आते। जब निर्भया का रेप केस दिल्ली में होता है तो उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान आग बगोला होकर एहतजाज करता है, फेमिनिज्म की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करता है। लेकिन जब आसिफा का मसला होता है या कुनन पोशवरा का मसला होता है या आसिया और नीलोफर का शोपियान में मसला होता है या कश्मीर का किसी और चीज़ का मसला होता है, तब उनके मेयार कुछ और होते हैं, तब उनके स्टैंडर्ड्स कुछ और होते हैं। लेकिन द ओनली क्वेश्चन इज दैट व्हाई आर दीज डबल स्टैंडर्ड्स हैपनिंग इन कश्मीर? Is there a difference between a daughter who is residing in Kashmir and who is a Muslim and a daughter who resides in Delhi and is not a Muslim? ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, दोहरे मेयार जो हैं, ये खत्म हो जाने चाहिए। तो वहीं हिंदू एकता मंच के बैनर तले हजारों की तादाद में लोग कूटा गांव में इकट्ठा हुए। इस मौके पर वजीर सनत गंगाराम, वजीर जंगलात चौधरी लाल सिंह समेत कठुआ MLA राजीव जसरोटिया, हीरानगर के MLA कुलदीप राजपूत भी पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। मकामी लोगों ने मासूम बच्ची आसिफा के कत्ल मामले में पुलिस के जरिए की जा रही इंक्वायरी पर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद मौके पर पहुंचे मिनिस्टर्स और MLA ने मामले की CBI जांच के लिए वजीर आला महबूबा मुफ्ती से बात करने की बात कही। उन्होंने यकीन दिलाया कि किसी के भी साथ नाइंसाफी बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा है कि आप जानते हो कि यहाँ रसाना गांव में एक बच्ची का रेप और मर्डर हुआ था, लेकिन उसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो लोगों को बहुत ज्यादा हिरास किया जा रहा है। हालांकि लोग कोऑपरेट कर रहे हैं हर टाइम से, लेकिन वहाँ पर जो निजी जो दुश्मनियाँ हैं वो निकाली जा रही है। उसका विरोध जो है वो उसके विरोध में लोग यहाँ पर आए थे और हमने इनको यही विश्वास दिया है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होगी और किसी को भी नाजायज तंग करने नहीं दी जाएगी।
वहीं पूरे मुल्क में होली मनाई जा रही है और जम्मू में भी होली पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। जहां छोटे बच्चे एक दूसरे को रंग लगाते दिख रहे हैं तो कहीं सकाफती प्रोग्राम्स के जरिए होली के मैसेज को लोगों तक पहुंचाया गया है। इस मौके पर लोगों का कहना था कि यकीनन त्योहारों की तरफ लोगों का रुझान कम हुआ है, लेकिन उनकी कोशिश रहेगी कि नौजवानों को सकाफती प्रोग्रामों के जरिए हिंदुस्तानी सकाफत से जोड़ा जाए। तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि त्योहार बनाए लेकिन नशों से दूर होकर। तो इस त्योहार पे मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि त्योहार मनाइए लेकिन नशा मत करिए और मिलजुल के सारे त्योहार मनाइए। देखिए, पहली बात तो मैं होली के उपलक्ष्य में जम्मू वासियों को और देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा जो त्योहार है, देखिए ये हिंदुओं का त्योहार है। ये हिंदुओं में कम से कम काफी त्योहार जो है लुप्त होते जा रहे हैं। लोगों को इतना टाइम ही नहीं है कि अपना पुराना त्योहार जो मना सके। इसलिए हम लोगों ने, ये हमारे बाजार का है राजा, इसने कोशिश की। 5 साल पहले इसने बोला था मुझे कि बाबा जी हमने ये काम शुरू करना है। मैंने बोला चलो करो शुरू। आज 5वां साल हो गया हमें ये होली के लिए ये प्रोग्राम करते हुए। उधर होली की धूम भदरवा में भी देखने को मिली। लोग अपने हर मुश्किलात को भूलकर एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी मना रहे हैं। सड़कें हो या पार्क हो या बाजार, हर जगह लोग एक दूसरे पर रंग छिड़कते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर एक खास प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया जिसमें समाज के सभी तबके के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर सनातन धर्म सभा के सदर वेद कुमार कोटवाल, भदरवा के एसडीपीओ ब्रजेश शर्मा, एसएचओ भदरवा मुनीर खान और साथ ही कई और अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर मजहबी लीडर ने कहा कि इस त्योहार पे लोग एक दूसरे पर रंग छिड़ककर खुश होते हैं, इसलिए इसे रंगों का त्योहार कहा जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत है, वसंत मौसम के आने की अलामत है। ये त्योहार एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर गले लगाने का त्योहार है। भदरवा में बड़ी हर्षोल्लास के साथ पूरा देख रहे हैं आप पीछे अभी बहुत बड़ा जुलूस निकला था और ये शेरी बाजार भदरवा का जो मेन बाजार है, यहाँ पे एक तो ये थोड़ा सा होली प्रदर्शन भी होता है। तो लोगों ने बड़ा हर्षोल्लास के साथ आज होली पूरे भारतवर्ष की तरह भदरवा में भी मनाया जा रहा है। वहीं जम्मू में भी होली का त्योहार बड़े ही जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह पर लोग होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू के पंज तीर्थ में मौजूद भगवान भैरव जी के मंदिर पर अकीदतमंदों का जमावड़ा लगा रहा। उन्होंने भगवान भैरव जी के साथ होली खेली। पहले पंडित जी ने भगवान भैरव जी को रंग लगाकर होली का आगाज किया और फिर लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेली। हर साल भगवान काल भैरव जी के मंदिर में होली मनाई जाती है और जो रंगों का त्यौहार ये होली है, ये रंग हम वृंदावन से मंगवाते हैं। काल भैरव जी को सबसे पहले हम होली उनके साथ खेलते हैं, फिर उनके भक्तजनों के साथ खेलते हैं। सभी जम्मू वासियों को होली की मुबारकें। तो वहीं पंपोर में सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गालंदर में एक रोजा बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें स्वच्छता पखवाड़ा थीम के तहत लोगों को साफ सफाई को लेकर बेदार करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर पहुंचे डायरेक्टर सेरिकल्चर MK घोष ने प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले मेहमानों और शिरकत करने वालों को खिताब किया। समाज को महफूज, सेहतमंद, साफ और हरा भरा माहौल देने के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि हर जिम्मेदार शख्स को सैनिटेशन प्रोसेस में आगे बढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है। इसके लिए मुल्क में खासतौर पर गांवों के कोने कोने में जाने की जरूरत है। लोगों को साफ सफाई को लेकर बेदार करने की जरूरत है। उन्होंने अपने महकमे के अफसरान को स्वच्छ बैनर बनाकर सभी बेदार करने वाले प्रोग्राम में डिस्प्ले करने पर जोर दिया। प्रोग्राम के आखिर में अलग अलग कैटेगरी के फनकारों के बीच मुकाबला रखा गया और फिर उन्हें इनामात से नवाजा गया। वहीं खानपट आर्मी कैंप की जानिब से मेगुन पट्टन में एक कैंप का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें इलाके के सैकड़ों नौजवान जो आर्मी में जाने की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही नौजवानों की रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग भी की जा रही है। मेजर शमशेर सिंह की देखरेख में एहतमाम किए जा रहे इस कैंप का मकसद आर्म्ड फोर्स में भर्ती होने की ख्वाहिश रखने वाले नौजवानों की हर जरूरी मदद करना है। इसके लिए उन्हें गाइडेंस देने के साथ ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि
ताकि रिक्रूटमेंट के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस देकर आर्मी में शामिल होने का ख्वाब पूरा कर पाएं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके, और जो हमें इन्होंने यहाँ सिखाया कि रेस कैसे करनी है, और रिटन टेस्ट फिजिकल हमें प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत सारे मिले हैं सर। देखिए, हम अभी विलेज मिरगुंड में हैं। यहाँ 29 RR की तरफ से एक मॉक ड्रिल हो रहा है। हमारी रिक्रूटमेंट हो रही है आर्मी की, जहाँ हमको कुछ यंग एनर्जेटिक नौजवानों की रिक्रूटमेंट करानी है। वहीं डीडीसी अनंतनाग ने अफसरान की टीम के साथ शहर का जायजा लिया। दुकानदारों, चापड़ी फरोशों के जरिए किए गए इंक्रोचमेंट का जायजा लिया गया। आम लोगों को राहत फराहम कराने के मकसद से इंक्रोचमेंट करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। उधर तनमर्ग हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले मरीजों को डॉक्टर्स अपनी प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराने को कहते हैं। 3 दिन पहले ही जी मीडिया ने इस खबर को तरजीह देकर उठाया था और हॉस्पिटल में चल रही गड़बड़ियों से रूबरू कराया था। जी मीडिया की खबर का असर हुआ, महकमा सेहत हरकत में आया है। डायरेक्टर हेल्थ ने जांच के लिए टीम बनाकर तनमर्ग के लिए रवाना की है। टीम ने तनमर्ग हॉस्पिटल पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। इलाके के लोगों ने मामले को उठाने पर जी मीडिया का शुक्रिया अदा किया है। तहकीकात टीम ने जांच पूरी होने के बाद ही किसी भी तरह की जानकारी देने की बात कही है। जो भी यहाँ तनमर्ग हॉस्पिटल में है, ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है। सबसे मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ बाहर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, लेकिन जब अंदर जाएंगे वो बात ही नहीं है। जो अमला है सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का, अमला क्या करता है वो बात ही नहीं है। यहाँ गरीब को बहुत मुसीबत है, यहाँ अस्पताल में कोई इंतजाम हमें है नहीं। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। कुलगाम टाउन हॉल में ठेकेदारों ने इकट्ठा होकर एहतजाज किया और अपनी मांगे पूरी किए जाने की मांग की। ठेकेदारों ने तरक्याती कामों का बायकॉट किया। नाराज ठेकेदारों का कहना है कि अथॉरिटीज ने उनका रुका पेमेंट अदा नहीं किया है। एहतजाज करने वाले ठेकेदारों का 350 करोड़ का पेमेंट पेंडिंग है। उन्होंने सरकार पर पेंडिंग पेमेंट जारी करने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। साथ ही जम्मू और लद्दाख के साथ भेदभाव करने का इल्जाम भी लगाया गया है। एहतजाज करने वाले ठेकेदारों ने मांगे नहीं माने जाने पर तहरीक शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं कुलगाम पुलिस की जानिब से जिले भर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दर्जनों चालान दर्ज किए गए। कुलगाम के दमहाल हाजीपुरा के SHO की सरबराही में ही कार्रवाई अंजाम लाई गई। इस मौके पर गैर कानूनी गाड़ियों पर सख्त नजर रखी गई। साथ में बिना हेलमेट बाइक सवार पर कार्रवाई की गई। मकामी लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के इस एक्शन की काफी तारीफ की। उधर जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड की जमीन के बड़े हिस्से पर एनक्रोचमेंट का मामला सामने आया है। जी सलाम को मिली जानकारी के मुताबिक 800 एकड़ जमीन पर माफियाओं और सरकारी एजेंसीज ने एनक्रोचमेंट किया हुआ है। रसूखदारों के रसूख के चलते वक्फ बोर्ड अपनी जमीन वापस लेने में नाकाम साबित हो रहा है। पेश है राजन वैद की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर रियासत में वक्फ बोर्ड की जमीन पर एनक्रोचमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी मीडिया को मिले दस्तावेज के मुताबिक पिछले कुछ सालों में जम्मू और कश्मीर की 800 एकड़ यानी 6300 कैनाल जमीन पर एनक्रोचमेंट किया जा चुका है, जो लगातार जारी है। एनक्रोचमेंट करने वालों में जमीन माफिया के साथ साथ सरकारी एजेंसीज भी शामिल हैं। दस्तावेजों के मुताबिक एजुकेशन, PHE, इरिगेशन, फॉरेस्ट, फूड कंट्रोल और दूसरे महकमों ने तकरीबन 1126 कैनाल वक्फ लैंड पर एनक्रोचमेंट किया हुआ है। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स ने तकरीबन 247 कैनाल वक्फ लैंड पर एनक्रोचमेंट किया हुआ है। जमीन माफिया और जाती तौर पर सबसे ज्यादा 2929 कैनाल वक्फ लैंड पर एनक्रोचमेंट किया गया है। हर साल वक्फ लैंड पर एनक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है।
उधर वक्फ बोर्ड एनक्रोचमेंट की गई जमीन को खाली कराने में नाकाम साबित हो रहा है। टोटल हमारी 6300 कनाल और 19 मरले जो ज़मीन है वो किसी न किसी तरीके से मतलब अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स, 4 कैटेगरीज में वो है कि वक्फ लैंड जो एनक्रोच की है जो डिफेंस फोर्सेस यानी आर्मी, तो उनके पास हमारी 2219 कनाल और 3 मरला है। इसी तरीके से जो वक्फ लैंड पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि BSF वगैरह के पास जो है तो वो टोटल बनता है वो है 26 कनाल 3 मरले। और वक्फ लैंड जो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जिसमें मेजॉरिटी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास है, PHE के पास है, इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल वालों के पास है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के फॉरेस्ट के पास है, वो हमारी 1126 कनाल और 12 मरले हैं। और वक्फ लैंड जो इनक्रोच किए जो लोगों ने जो इंडिविजुअल्स ने की हैं वो हमारे पास 2929 कनाल और 1 मरला है। जो ये लैंड है बेसिकली ये लैंड जो है ये एक डिपार्टमेंट को मखसूस है और हमारी भी गवर्नमेंट से गुजारिश है, हम CM मैडम से ये कहना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सकता है ये जो लैंड है हमारी जो औकाफ डिपार्टमेंट से मंसूब है वो जितनी जल्दी हो सकता है वो लैंड जो है उसको रेस्टोर किया जाए ताकि वो जो प्रॉपर लोग अगर किसी को ज़रूरतमंद को वो जगह चाहिए तो वो जगह उसके काम आ सके। ब्यूरोक्रेट्स, लीडरान और रसूखदारों के रसूख के चलते जम्मू कश्मीर में लगातार वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। सरकार ने वक्फ एक्ट के तहत एनक्रोचमेंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन कई मामले कोर्ट में चले जाने के चलते वक्फ बोर्ड का जमीन पर कब्जा नहीं हो पा रहा है। ये जो 800 एकड़ जमीन लोगों ने इंक्रोच कर ली है, इसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो हाई इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें लीडिंग बिजनेसमैन हैं रियासत के, उन लोगों के। और कितने केसेस, न्यूमरस केसेस विजिलेंस में, अकाउंटेबिलिटी कमीशन में और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में लगे हुए हैं। लेकिन ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, कोई सरकार इसको सीरियसली मॉनिटर नहीं कर रही है। मुस्लिम श्राइन्स, मुस्लिम पीर बाबास, मुस्लिम ग्रेव यार्ड्स की हैं, इनको सेफ गार्ड करने के लिए वक्फ एक्ट बनाया गया था जो कि अपने आप में एक एक्ट है और एक काफ़ी इसमें स्ट्रिंजेंट एक्शंस हैं, बट गवर्नमेंट और लोगों का और इसके गवर्निंग बॉडी का लैकास्टिकल जो अप्रोच है, अपीसमेंट पॉलिसी है, उसकी वजह से इसको रिट्रीव नहीं किया जा रहा है। एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, उनको चलाना है, ऑर्फन एजेस है, उनको आगे चलाना है। अगर यही प्रॉपर्टीज़ को हम ऐसे ही छोड़ दें तो हमारी वक्फ जो जायदाद है या वक्फ जो जितना बोर्ड है वो सारा खस्ताहाली में आ जाएगा। वक्फ बोर्ड की जमीन ना तो बेची जा सकती है न ही इंडिविजुअल को दी जा सकती है। अभी तक तो वक्फ बोर्ड की 800 एकड़ जमीन पर ही गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब वक्फ बोर्ड के पास जमीन ही ना बचे और एनक्रोचमेंट की गई उस जमीन को खाली कराने में सरकार के भी पसीने छूट जाएं। जम्मू कश्मीर में वक्फ की जमीन का अतिक्रमण होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें मजीद इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में हुकूमत को समय रहते कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो वक्फ बोर्ड जिस मकसद से बना था वो बेमानी हो जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू।